गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू विंग्स क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड, है ना। अब पिछला चैप्टर में हम लोगों ने देखा था लाइट क्या होता है ना। लाइट कितने स्पीड से ट्रैवल कर रही है, उनकी क्या प्रॉपर्टी होता है ना। उनके लाइट में रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। हमने डायग्राम के बेसिस पे देखा है ना कि लाइट कैसे बेंड हो रहा है या तो कैसे बाउंस बैक हो रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था लाइट को जानना। यदि लाइट ना हो तो हमारा ज़िंदगी में, हमारा लाइफ में, हमारा एक सेंस ऑर्गन बेकार हो जाएगा। वो क्या है? आँख, है ना। यदि लाइट ना हो तो हमारा आँख रहने का ना रहने का क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो यदि हम लाइट पढ़ लिए तो अब जो है उनका इस्तेमाल करने के लिए आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना। यदि लाइट है तो उसे हम अपने इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं, कैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, है ना। कोई भी कलर को कैसे देख रहे हैं, है ना, कि लाइट के कारण क्या क्या फेनोमेना हो रहा है, ये सब जानने के लिए हम आते हैं इस चैप्टर में द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये क्लास 10th का बोर्ड के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि इसमें क्वेश्चन जो है 5 से 6 नंबर मैक्सिमम पूछा जा सकता है ना। अधिकांश क्वेश्चन जो है वो लाइट चैप्टर से आता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से, है ना। तो फिर भी सिलेबस में है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट ही है ना। तो इस देखते हैं सबसे पहले कि इसमें हम करने क्या जा रहे हैं ना। इसमें से हम देखेंगे कि हमें दृष्टि का क्या ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, है ना। कोई भी चीज़ यदि हम देख रहे हैं नहीं यदि देख पा रहे हैं तो अंधा, कितना लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। यदि हम कोई चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं तो क्या है, सारा लाइफ जो है पढ़ना कमाना क्या ही है। यदि हम कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, इंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ही मतलब बनता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, तो ये जो है सिलेबस बेसिकली हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो एनसीईआरटी को हम डिटेल में इसमें कवर करेंगे। इसमें से हम जानेंगे कि आँख का स्ट्रक्चर क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ आई, है ना। उनका क्या क्या फंक्शन होता है ना। जो भी आई का पार्ट है उनका क्या फंक्शन है। उसके बाद हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन, कि कोई भी चीज़ को यदि देख रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं इमेज बना रहा होगा, वो हमारे रेटिना पे बना रहा है। तो कैसे बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम के बेसिस पे देखेंगे, है ना। फिर एकोमोडेशन को पढ़ेंगे, हम नज़दीक का भी चीज़ को देख पा रहे हैं, दूर का चीज़ को भी देख पा रहे हैं, है ना। तो इनको हम डिटेल से जानेंगे। आगे क्या है कि फंक्शन हम देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द फेनोमेना ऑफ डिस्पर्सन एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो वगैरह, है ना। डिस्पर्सन कैसे होता है, एक वाइट लाइट है, उसमें से अलग अलग प्रकार के लाइट जो है ना बट जाते हैं, है ना, रेड ब्लू ग्रीन सभी निकलते हैं। इसके बाद क्या देखेंगे कि स्कैटरिंग, है ना। स्कैटरिंग का मतलब है कि जैसे कि हम इस रूम में यदि हम लाइट जला रहे हैं तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट पास हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। यदि हम लाइट जला रहे हैं तो वो लाइट पूरा रूम में फैल जाता है ना। तो इसको हम जानेंगे डिटेल से, है ना। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं सबसे पहला, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है वो है आई, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि डायग्राम बनाने में कुछ टाइम लग जाता, तो इसे पहले ही मैंने बना लिया, है ना। तो ये डायग्राम बनाना इम्पोर्टेंट है। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, डायग्राम बनाने के लिए नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी यदि हमें समझना है डिटेल से सारा फंक्शनैलिटी को, हर चीज़ के बारे में यदि जानना है तो डायग्राम से हम बेहतर समझ सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि फील कर सकते हैं ना कि क्या है नहीं है, कौन सा पार्ट कहाँ है ना। तो डायग्राम बनाना इसीलिए इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ से पहले से ही बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो यदि हम इसमें देखें कि आई में, तो सबसे पहले यहाँ पे एक वाइट लेयर दिख रहा है ना। ये जो वाइट है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन आई, ह्यूमन आई, है ना। तो सबसे बाहरी जो है ये क्या कर सकता है, जैसे कि हम देखें कि हमारा शरीर में, हाथ में जो बाहरी लेयर है वो क्या है, स्किन है। तो स्किन हमें क्या करता है, ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, है या नहीं। बाहर कोई डस्ट है, बैक्टीरिया है, तो ये सब आएगा, तो ये सबसे पहला प्रोटेक्टिव लेयर है ना।
आए कोई आके कोई गुस्सा मार दे, है ना। तो ये जो है हमें सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये बेसिकली सेफ्टी के लिए है। कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, तो ये क्या करेगा, फाइट करेगा, है ना। आउटर मोस्ट लेयर है तो ये क्या करेगा, इसको एक शेप भी देगा, है ना। कोई भी गाड़ी हो या कोई भी खिलौना हो, उसका एक आउटर मोस्ट लेयर होता है ना। आउटर मोस्ट लेयर टफ होता है, वो क्या होता है, बाकी अंदर का जो भी नाजुक चीज़ है उनको ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो सबसे बाहर का जो लेयर है वो है स्केलरा। यहाँ पे 3 लेयर होता है, सबसे बाहर है स्केलरा, उसके बाद होता है कोरोइड, फिर होता है रेटिना, है ना। आउटर मोस्ट, सेंटर एंड इनर लेयर, है ना। तो यहाँ पे यदि देखें तो ये जो है बेसिकली सेफ्टी के लिए है। फिर कोरोइड क्या करता है, कोरोइड जो करता है ये दोनों के बीच में एक बफर है। ये क्या करता है कि एक तरह का ये शॉक ऑब्जर्व कर सकता है ना। फिर ये क्या करता है, हर जगह एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है ना। तो ये बेसिकली बायोलॉजी के लिए चैप्टर है, हमें फिजिक्स में उतना डिटेल नहीं जानना है, पर फिर भी ये बता देते हैं। तो ये क्या करता है, न्यूरिश करेगा हमारा आई को। उसके बाद क्या है कि रेटिना है। रेटिना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है। स्क्रीन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम देख रहे हैं, जैसे पेन को हम देख रहे हैं, तो इस पेन का इमेज हमारा रेटिना पे ही बनेगा। तो रेटिना जो है एक सेंसर है, जहाँ पे इमेज बना, उस इमेज को कैप्चर किया और उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल बना के ब्रेन के पास भेज दिया थ्रू ऑप्टिक नर्व, है ना। तो इसको फिर से हम डिटेल से जानेंगे बाद में। उसके बाद जो है कुछ एक लेयर है, जैसे कि यहाँ पे है फोबिया। तो फोबिया क्या है, यहाँ पे बहुत सारा कोन सेल है जो हमें कलर देखने में मदद करता है, रेड ब्लू ग्रीन, है ना। तो इसको फिर बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल देख लेते हैं कि ये होता कहाँ है। फिर ऑप्टिक नर्व है, यहाँ पे जो भी इमेज बना उस सिग्नल को ब्रेन के थ्रू ब्रेन के पास पहुँचाने के लिए कुछ एक मीडियम चाहिए ना, तो वो मीडियम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ये इमेज बना हुआ इमेज को सेंस करके रेटिना के थ्रू सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद इस सिग्नल को ब्रेन पे भेजेगा, और ब्रेन क्या करेगा, उस डिसाइड करेगा कि ये क्या है, ओह ये तो देखा हुआ चीज़ है, पेन है, ये डिसाइड करेगा ब्रेन, है ना। जहाँ पे ऑप्टिक नर्व है वहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल नहीं है ना। बाद में देखेंगे कि फोटो रिसेप्टर सेल क्या है। वो सेल होता है जो कि लाइट को कैप्चर करेगा, है ना। यहाँ पे वो सेल नहीं है, यदि नहीं है तो लाइट को कैप्चर नहीं कर पाएगा। यदि लाइट को कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे कोई भी इमेज बन रहा है उसे हम नहीं देख पाएंगे। यदि नहीं देख पा रहे हैं तो ये अंधा की तरह हुआ, है ना। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट, है ना। अब हम आते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में जो सबसे पहला लेयर है ये है कॉर्निया। कॉर्निया को यदि ध्यान से देखें तो ये जो है कर्व है, काफी कर्व है। कोई भी लाइट आके यदि इस पे स्ट्राइक करे, है ना, तो स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहला जो रिफ्रैक्शन होता है वो कहाँ होता है, कॉर्निया पे। और ये कॉर्निया जो है नियर अबाउट 2/3% ऑफ रिफ्रैक्शन कराता है। ये जो लेंस है, लेंस 1/3 ही कराता है। तो सबसे जो ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया में ही होगा, है ना, नियर अबाउट 70%। 30% कहाँ होगा, तो लेंस में जो है ना लाइट बेंड करेगा। 70% लाइट बेंड कहाँ करता है, कॉर्निया पे, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि हम जाएं तो यहाँ पे आता है एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। ये क्या करता है, ये एक शॉक ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि यदि हम यहाँ पे फाइट मार रहे हैं तो हमें कम चोट लगेगा। क्यों, क्योंकि ये मसल्स जो है ये लूज है ना, मुलायम है। ये क्या करेगा, शॉक ऑब्जर्व करेगा। वहीं यदि हम यहाँ पे मारें तो यहाँ पे ज़्यादा चोट लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोन है, मसल्स कम है, यहाँ पे क्यूशन कम है,
तो हमें यहाँ पे ज़्यादा चोट लगेगा, है ना। उसी तरह से यदि कहीं खेलते हुए या किसी से हो जाता है, फाइट हो जाता है, तो यदि कोई गलती से हमारा आँख में मार दे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा शॉक ऑब्जर्व करेगा, नहीं तो ये जो मेरा नाजुक सा लेंस है ये टूट जाता है ना। लेंस जो है ये काफ़ी नाजुक होता है, इसमें थोड़ा सा भी यदि शॉक लगे तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। पर इनके लिए यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर है, यदि कोई कीटाणु भी आ जाए तो उनको भी यहाँ पे फाइट करेगा और इसको बाहर रखेगा, है ना। तो ये जो है एंटीरियर चैम्बर, वहाँ पे होता है एक्वस ह्यूमर, और यदि हम अंदर चले जाए तो ये है पोस्टीरियर चैम्बर, इसमें से क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। ये क्या है, ये सिर्फ लिक्विड है ना। लिक्विड क्या करता है कि ये एक शेप मेंटेन करता है ना। जैसे कि हम यदि एक बैलून में हवा भर दें तो बैलून का एक प्रॉपर शेप होता है ना। यदि हम उस बैलून से हवा निकाल दें, उसमें एक पिन मार दें, तो उनका सारा हवा बाहर आ जाएगा, तो उसका शेप जो है वो क्या हो जाएगा, डी शेप्ड हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यदि यहाँ से विट्रस ह्यूमर से यदि लिक्विड को निकाल दिया जाए, यहीं कहीं पे यदि हम एक छोटा सा होल कर दिए और गलती से इसका पानी बाहर निकल गया, तो हमारा आँख जो है वो सिकुड़ जाएगा, है ना। तो ये आँख जो दिख रहा है, आई जो दिख रहा है, फिर यहाँ पे एक गड्ढा सा दिखेगा, है ना। समझ रहे हो या नहीं? अच्छा ठीक है। तो विट्रस ह्यूमर क्या करता है कि आई को एक प्रॉपर शेप देता है, प्रॉपर शेप मेंटेन किया रहता है, ये गोल, है ना। ये जो है एक दूसरे के बीच में दूरी मेंटेन कर रहा है, और ये लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम भी प्रोवाइड करता है। ये पूरा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट, और लेंस जो होता है ये क्रिस्टलाइन लेंस, ये भी ट्रांसपेरेंट ही होता है। यदि ट्रांसपेरेंट ना हो तो लाइट तो वहाँ पे जा ही नहीं पाएगा, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका लाइट यदि रेटिना पे जाके इमेज बना रहा है तभी तो हम देख पाएंगे। यदि मीडियम ट्रांसपेरेंट ना हो तो इस लाइट को रोक देगा, यदि रोक देगा तो हम देख नहीं पाएंगे, है ना। ये क्लियर है? अच्छा ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है आइरिस और एक है पिपल। आइरिस क्या करता है कि यदि हम आँख को यदि देखें तो ये वाइट जो है, वाइट लेयर जो दिख रहा है ये है कॉर्निया। वाइट के बाद यदि हम देखें तो ये एक ब्लैक सर्कल दिख रहा है ना। ये जो ब्लैक सर्कल है ये है आइरिस। उसी में से यदि हम डिटेल से देखें, थोड़ा ध्यान से देखें, जूम करके देखें, उस ब्लैक लेयर के बीच में एक छोटा सा होल दिखेगा, है ना। ये ब्लैक लेयर के बीच में एक छोटा सा होल दिखेगा, उस होल को बोलते हैं पिपल। ये काम क्या करता है, ये एक रूम, जैसे ये रूम है, रूम में एक पर्दा के तरह काम करता है। हमें यदि रूम में लाइट चाहिए तो हम क्या करते हैं, पर्दे को खोल देते हैं, सारा लाइट आ गया। यदि हमें लाइट कम चाहिए, पर्दा को थोड़ा सा बंद कर दिए। यदि हमें लाइट नहीं चाहिए और भी कम चाहिए तो हम क्या करते हैं, पर्दा को ज़्यादा बंद करते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या करता है, पर्दा को खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, लाइट का इंटेंसिटी जो रूम में आ रहा है वो कम या ज़्यादा हो गया। उसी तरह से हमारे आँख में ये आइरिस और पिपल करता है। ये क्या करता है कि हॉल को छोटा या तो बड़ा करता है, जिसके कारण हमें पर्याप्त मात्रा में लाइट, जितना कि हमें ज़रूरत है उतना ही लाइट आ पाएगा। बाकी क्या करेगा, यहाँ पे लाइट रुक जाएगा, है ना। तो ये था हमारा आई का डायग्राम, एक डिटेल्ड व्यू, है ना। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं एक एक पार्ट को डिटेल से जानेंगे, है ना। तो ठीक है। तो यदि हम आँख को यदि हम बाहर से देख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। जैसे हम बोले थे कि ये एक वाइट लेयर है, कॉर्निया है, और फिर आइरिस है, फिर सेंटर में क्या है, पिपल है। किसी किसी का आँख में जो है ना, अधिकांश आँख जो है वो ब्लैक ही होता है, कुछ लोगों का आँख जो है ना ब्लू होता है, कुछ लोगों का ब्राउन भी होता है ना। और हम जैसे बोले थे कि इस ब्लैक के बीच में एक सेंटर होल दिखेगा, ये है पिपल। लाइट जो है इनके थ्रू अंदर जाएगा। यदि लाइट ज़्यादा चाहिए तो ये आइरिस क्या करेगा, इसको खींचेगा और इस हॉल को बड़ा कर देगा। यदि हमें लाइट कम चाहिए तो चारों साइड से इसको क्या करेगा, पुश करेगा और इस हॉल को छोटा कर देगा, है ना। इसके बाद
हम यहाँ पे देखेंगे ये स्वेट ग्लैंड है, सॉरी टीयर ग्लैंड है। टीयर ग्लैंड का काम क्या होता है, ये जो है ना आंसू, आंसू बहाएगा। आंसू जो है वो एक लिक्विड है ना, लिक्विड एक लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट का काम का मतलब है कि हम यदि आंख को बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं तो ये स्लाइड करेगा इस लेयर पे, कॉर्निया पे, आईलिड या आईलेस, ये स्लाइड करेगा। स्लाइड करने के लिए इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस चाहिए, और वो प्रोवाइड कौन करता है, टीयर। इसीलिए हर कोई कुछ ही मिनट में, कुछ ही टाइम में बराबर जो है ना ब्लिंक करते रहता है। ब्लिंक करता है क्यों? क्योंकि ये लिक्विड को बराबर जो है हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है। यदि ऐसा ना करें तो आई क्या हो जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा, सूख जाएगा। यदि सूख जाएगा तो फिर उसके बाद यदि हम आँख को बंद करने का कोशिश करें तो यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टी होगा, है ना। तो इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। प्लस इनके बाद ये सेफ्टी के लिए भी होता है ना। सेफ्टी के लिए मतलब कोई भी कीटाणु वगैरह सब आ गया तो सबसे पहले ये भी लड़ेगा, है ना। तो ये भी एक कीटाणु से लड़ सकता है। इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे आई में ये हेयर क्यों होता है, हेयर का भी एक इम्पोर्टेंट है आईलिड। आईलिड्स में क्या होता है कि जैसे कि कोई कीटाणु तो बहुत काफ़ी छोटा हो गया। सपोज मान लेते हैं एक फ्लाई जो है आया हमारे आँख की तरफ, आते आते जैसे कि ये क्लोज आ जाएगा तो इस हेयर में टच हो जाएगा। जैसे ही ये हेयर में टच होगा तो हमारा जो आई है ये सेंसिटिव है, ये सिग्नल भेजेगा कि कुछ खतरा है। और जैसे ही सिग्नल आया कि कुछ खतरा है तो हमारा आँख क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर बंद हो गया मतलब सेफ्टी बढ़ गया, है ना। तो ये हेयर जो है हमें बताता है कि कोई खतरा आ रहा है या नहीं। उसके पहले जो है हम सावधानी बरत लेंगे। किसी आंधे लोगों को देखे हो, एक डंडा लेके चलता है ना, पहले ही जो है ना आगे ऐसे करके चलते रहता है ना डंडा। कहीं यदि गड्ढा है तो उसको पता चल गया कि अरे यहाँ पे तो गड्ढा है, उसके बाद वो रुक जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी ये स्टिक की तरह है, ये बाहर निकला हुआ है हेयर। कोई भी फ्लाई या कोई भी इंसेक्ट वगैरह आया तो वो पहले आके इसमें टकराएगा। जैसे इसमें टकराया तुरंत जो है हमें सिग्नल मिला कि खतरा है, आंख बंद करो, है ना। ये क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब हम आते हैं एक एक पार्ट को बताते हैं। सबसे पहले जो कॉर्निया है, तो कॉर्निया को हम बताए थे ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर है तो सबसे पहले ये एक सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। सेफ्टी के बाद क्या करेगा कि ये भी एक प्रॉपर शेप मेंटेन करेगा। ये प्रॉपर हार्ड लेयर होता है, यदि कोई अटैक कर दे तो वहाँ पे भी हमें सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, है ना। इसके बाद ये कॉर्निया जो है, कॉर्निया ये जो है कर्व्ड सरफेस होता है। जैसे हम यहाँ पे पहले भी देखे थे कि ये जो सरफेस है ये कर्व्ड है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो है 2/3 लाइट जो है बेंड करेगा, रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा। यदि 2/3 यदि कॉर्निया पे हो रहा है तो 1/3 कहाँ पे होगा, बाकी लेंस पे होगा। तो यहाँ पे नियर अबाउट 70% का लाइट जो है बेंड होता है, कहाँ पे, कॉर्निया पे, है ना। तो 70% ऑफ रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एट कॉर्निया एंड द रिमेनिंग 30% टेक प्लेस इन द लेंस, है ना। चलिए, अब यदि हम कॉर्निया को जान गए तो इसके बाद आता है आइरिस एंड पिपल। तो जैसे कि हम पहले भी बताए कि आइरिस जो है ये लेयर है और पिपल जो है ये हॉल है। आइरिस और पिपल दोनों मिलके क्या करता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हमारे आंख में जा रहा है उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अभी हम दोपहर का समय है, हम यदि धूप में बाहर निकलें तो बाहर काफ़ी लाइट है ना। तो यदि काफ़ी लाइट है तो हमें कम लाइट का ज़रूरत है। कम लाइट है तो हमारे आँख में कम लाइट जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, आँख को छोटा कर लेंगे। और ये हम खुद अपने से नहीं करते हैं,
ये ऑटोमेटिक हो जाता है ना। ये सेंस जो है हम नहीं करते हैं कि आंख लाइट ज़्यादा है या कम है, ये जो है ये लाइट जो है ना ये महसूस करता है, ये फील करता है कि लाइट जो आ रहा है इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है। कैसे? हमें ज़्यादा चमक फील होगा। जैसे हम धूप में जाएंगे, ज़्यादा लाइट है तो हमें ग्लेज फील होगा, है ना, लगेगा कि बहुत सारा लाइट है ना। तो ये खुद सेंस करता है आँख और सिग्नल भेजता है आइरिस को, और ये क्या करता है कि इस हॉल को कम कर दिया। कम कर दिया मतलब लाइट कम जा रहा है, अब हमें प्रॉपर दिखेगा। जैसे मान लेते हैं कि अब हम धूप से रूम में अंदर आ गए, है ना। ये ज़्यादा कॉमन होता है कि जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो बाहर धूप रहता है और अंदर जैसे जाते हैं तो वहाँ अंधेरा रहता है, तो कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि दिख ही नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे कि टाइम बीतते जाता है, हम अपना सीट पे बैठते हैं तो फिर सारा चीज़ दिखने लगता है ना, चेयर वगैरह सब भी कुछ दिखता है। ये होता कैसे है? जैसे हम धूप में थे तो इसका जो रेडियस था ये काफ़ी कम था। क्यों? क्योंकि कम लाइट को अंदर ले जाना था, है ना। जैसे कि हम अंधेरे में आ गए, रूम के अंदर आ गए, तो रूम में क्या है कि लाइट कम है, पर लाइट कम है तो ये हॉल भी तो कम है ना, रेडियस कम है तो कम ही इंटेंसिटी लाइट जाएगा ना अंदर, तो हमें दिखाई भी कम पड़ेगा, है ना। पर आंख जो है ये अब सेंस करेगा कि ये क्या हुआ, ये अंधेरा है, हमें तो क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है, लाइट का कमी हो गया। यदि लाइट ऐसा फील किया तो वो फिर से सिग्नल भेजेगा आइरिस को। ये क्या करेगा, इसका रेडियस को बढ़ाएगा। रेडियस बढ़ेगा तो अब ज़्यादा लाइट अंदर जाएगा। यदि ज़्यादा लाइट जाएगा तो फिर क्या हुआ कि हम फिर धीरे 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 अंधेरे से देखना शुरू कर देंगे। यही कारण होता है कि सिनेमा हॉल में थोड़ा समय बाद हमें दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाता है। वो जो थोड़ा सा इंटरवल होता है वो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आंख जो है सेंस करेगा, आई जो है वो सेंस करेगा कि लाइट का इंटेंसिटी कम आ रहा है। उनके अनुसार ये इसको सिग्नल भेजा और उसके अनुसार ये रिस्पॉन्ड किया, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उसी दरमियान हमें कुछ समय के लिए कम दिखाई पड़ता है। अब यदि हम क्या करते हैं कि जैसे कि सपोज मूवी ख़त्म हो गया, मूवी जैसे ख़त्म हुआ तो अब हम अंदर में बैठे नहीं रहेंगे, हम बाहर जाएंगे। तो अंदर में लाइट कम था, अब हम जा रहे हैं हॉल के बाहर, सिनेमा हॉल के बाहर। तो सिनेमा हॉल में काफ़ी धूप है तो वहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है ना। तो फिलहाल अभी जब हम सिनेमा हॉल में थे या कोई अंधेरे जगह में थे तो यहाँ पे रेडियस क्या था, ज़्यादा था, और ऑल ऑफ ए सडन हम जैसे बाहर गए, धूप में गए, तो चूंकि इसका रेडियस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एरिया है लाइट को अंदर जाने के लिए, और बाहर में लाइट काफ़ी है, तेज़ है, तो ज़्यादा लाइट हमारे आँख में जाएगा। तो उसमें हमें अचानक से ऐसा लगेगा कि ये क्या, काफ़ी चमक रहा है आँख पे। वो इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा लाइट जा रहा है। तो फिर क्या होगा, फिर आई में जो सेंसर रहता है वो क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा कि ये लाइट क्या है, ये लाइट ज़्यादा आ रहा है, लाइट का मात्रा ज़्यादा है। तो उनके अनुसार ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा वापस आइरिस के पास कि लाइट को रोको। तो जैसे ये सिग्नल आया तो ये क्या करेगा, इसका रेडियस को वापस घटा देगा। जैसे ये रेडियस कम हुआ तो छोटा सा अब होल हो गया, तो छोटा सा होल हो गया तो ये लाइट अब कम ही अंदर जा सकता है ना आँख में। तो अब क्या होगा कि कम लाइट जब जाएगा तो हम प्रॉपर देख पाएंगे, है ना। ज़्यादा लाइट है तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है। जैसे कि देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं पे यदि खाना ज़्यादा है तो ऐसा थोड़े है कि हम ज़्यादा खाना खा लेंगे, हम अपने अनुसार से ही खाएंगे ना, है या नहीं। तो यदि ज़्यादा लाइट है तो उसी तरह से पूरा लाइट को हम अंदर में नहीं लेंगे, कुछ ही लेंगे जितना कि हमें आवश्यक है। तो बाहर धूप ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि कम लाइट को लेने के लिए आवश्यक के अनुसार इसको हम छोटा कर देंगे। पर वहीं जहाँ पे कि कम लाइट है वहाँ पे देखने के लिए हमें ज़्यादा लाइट चाहिए। ज़्यादा लाइट आने के लिए क्या चाहिए, हमें ज़्यादा एरिया चाहिए कि ज़्यादा लाइट आ सके और हम इसको कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकें, है ना। तो यहाँ से हमारा जो है आइरिस और पिपल ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि कॉर्निया में हम देखें कि 2/3 रिफ्रैक्शन होता है 70%। तो बेसिकली क्या होता है कि अधिकांश काम तो कॉर्निया कर ही दिया,
है ना। उसके बाद जो लाइट आता है वो आता है लेंस में, यहाँ पे अधिकांश काम हो गया। तो ये क्या करता है, उसी बेंड हुआ लाइट को और रिफाइन कर देता है ताकि वो एग्जैक्ट जो है इमेज यहाँ रेटिना पे बना सके, है ना। तो ये क्या क्या मोटा मोटी सारा काम ये कर दिया। ये क्या क्या कि ये एक परफेक्शन लाया। परफेक्शन लाया मतलब कि इमेज को एग्जैक्टली रेटिना पे बनाया, है ना। और उनके लिए ये नियर अबाउट 30% ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है ना। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये लेंस जो है ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है ना, बाय कॉन्वेक्स लेंस। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेली काफ़ी नाजुक होता है ना, तो उसी तरह से ये भी काफ़ी नाजुक सा होता है ना। काफ़ी नाजुक होने का मतलब है कि इसको यदि हम फोर्स लगाएं, ये जैसे कि है सिलियरली बॉडी है, सिलियरली मसल्स है, ये क्या करेगा, इसको खींच सकता है या तो प्रेस कर सकता है, पुल कर सकता है या तो पुश कर सकता है। जैसे ये पुल करेगा तो ये थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। यदि ये पुश करेगा तो ये मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, यहाँ पे फोकल लेंथ घट जाएगा, है ना। ये घटने के लिए या बढ़ने के लिए, शेप चेंज करने के लिए ये जो है ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। और वो फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए ही ये जेली टाइप मटेरियल से बना रहता है ताकि ये इजीली जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके, है ना। तो लेंस का क्या काम होता है, लेंस का काम होता है कि ऑलरेडी जो कोर्निया 70% रिफ्रैक्शन करके बेंड करके लाइट हमारे आंख में भेज दिया, उसको और भी डिफाइन कर देगा ताकि वो एग्जैक्ट रेटिना पे इमेज बनाए, है ना। तो हम जाने कि कोर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, पिपल क्या होता है, लेंस क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहां से अब क्या हुआ कि लाइट आया, रिफ्रैक्शन होके कहीं ना कहीं एक इमेज बनाया, और वो इमेज बनाया कहाँ पे, रेटिना पे, है ना। तो रेटिना पे इमेज यदि बना रहा है तो रेटिना क्या करता है, उसको कैप्चर करेगा, सेंस करेगा, सेंस करके वो एक सिग्नल बनाएगा, है ना। सिग्नल बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल या न्यूरल सिग्नल बनाएगा, और वो जो है ना भेज देगा कहाँ पे, ऑप्टिक नर्व को, है ना। तो अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं कि लेंस बन क्या रहा है। यहाँ पे अभी लेंस जो भी इमेज बनाए, इमेज जो भी बने, जैसे भी बने, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे इमेज बना रहा है रेटिना पे, और वो रेटिना पे इमेज बना तो उसको जो है ब्रेन तक कैसे पहुँच रहा है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है कि ये जो है यहाँ से रेटिना जो भी सिग्नल दिया, उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुँचाएगा। तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, सिर्फ मैसेंजर की तरह है, चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। यहाँ पे चिट्ठी को नहीं पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पे एक सिग्नल, फोटो सेंसर, फोटो रिसेप्टर, फोटो सेंसर से क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल हुआ या तो न्यूरल सिग्नल हुआ, और उसको क्या किया, यहाँ से कैच किया, और ये कैच करके ब्रेन तक पहुंचाया। तो इसका मतलब यहाँ पे यदि कोई सिग्नल को यदि कैच कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिक नर्व का एक्शन होगा, है ना। चलिए तो देखते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में क्या होता है कि यहाँ पे एक्शन होता है, और यदि हम देखें हमारा आँख में कितना एक्शन होगा, ये नियर अबाउट 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन एक्शन है, ये काफ़ी है ना। ये क्या करता है, एक एक डिटेल को, माइन्यूट डिटेल को ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो 1 मिलियन एक्शन क्या करता है, यहाँ का सिग्नल को कैच करेगा, और सिग्नल को कैच करके कहाँ ले जाएगा, ब्रेन तक। क्लियर है।
तो ऑप्टिक नर्व हो गया, तो ऑप्टिक नर्व जहाँ पे है वहाँ पे एक्सोन वगैरह है, तो यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होता है। फोटो रिसेप्टर सेल का मतलब होता है कि जो लाइट को कैच करे, सेंस करे, यहाँ पे नहीं है। यदि यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे यदि कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको हम बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, तो ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल नहीं है, और यहाँ पे हमें यदि इमेज बनाए, आँख यदि यहाँ पे इमेज बनाए तो वो हमें नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, है ना। अच्छा, इसके बाद स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। स्क्लेरा और कोरोइड जो होता है ये होता है आउटर मोस्ट लेयर, पहले भी जैसे बताए थे वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है ना। स्क्लेरा और कोरोइड के बारे में तो हम पहले भी बता दिए थे। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो है कि पहले सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर शेप देगा, है ना। उसके बाद क्या करता है, कोरोइड जो है ये न्यूरिश करेगा सभी को, खाना वगैरह जो है वो सभी के पास पहुंचाएगा, पूरा आँख में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो ये जो है बायोलॉजी का पार्ट है, इसको जो है ना ज़्यादा डिटेल से ना जाने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर क्या करता है कि लाइट का पासेज करेगा, बिटवीन लाइट का पासेज हाँ, लाइट का पासेज करेगा किसमें, बिटवीन दिस लेयर एंड दिस लेयर, बिटवीन लेंस एंड कोरोइड, इन दोनों के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है, वो लाइट को पास किया। उसी तरह से विट्रस ह्यूमर जो है अंदर में रहता है, ये क्या करता है, लाइट को लेंस से रेटिना के बीच में स्मूथ फ्लो कराएगा, मतलब बिना किसी ऑब्स्टेकल के लाइट पास हो सकता है। इसके लिए ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे विस्कस ह्यूमर क्या करेगा, विट्रस ह्यूमर, ये एक प्रॉपर शेप मेंटेन करेगा, शेप मेंटेन करेगा ताकि ये आँख जो है एक प्रॉपर शेप में रहे, लेंस और रेटिना के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस रहे ताकि इमेज आसानी से बन सके। यदि ये प्रॉपर शेप नहीं हुआ, ये जो है शेप चेंज कर गया, तो ये जो है दोनों के बीच में दूरी या तो कम या तो ज़्यादा हो सकता है। इससे क्या होगा कि इमेज जो है यहाँ पे नहीं बनेगा, या तो पहले बन जाएगा या तो बाद में बनेगा, है ना, या तो पहले बन जाएगा या तो बाद में बनेगा, है ना। तो एक्वस ह्यूमर हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया। इसके बाद आते हैं रेटिना पे। तो रेटिना जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सारा मान लेते हैं कि लाइट जो है ना हमारा आँख में आ गया, और वो यदि स्क्रीन पे इमेज ही ना बनाए तो हम देख पाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इमेज जो है रेटिना पे बने। तो रेटिना जो है ये फोटो रिसेप्टर सेल से बना हुआ रहता है। फोटो रिसेप्टर सेल मतलब दो सेल से बना रहता है, एक रोड सेल और एक कोन सेल। रोड सेल जो है हमें याद रखना है, आर से रोड, ये रात्रि के लिए विजन के लिए है ना, डार्क विजन के लिए होता है, ये ब्लैक एंड वाइट दिखाएगा। रोड सेल जो है ये ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए है, ये नाइट के लिए विजन के लिए है ना। ये डार्क विजन के लिए है। या तो जहां पे लाइट कम है वहां पे यदि हम कोई भी चीज को देख रहे हैं तो वो रोड सेल के बारे कारण देख पा रहे हैं, है ना। वही यदि हम आए कोन सेल, तो सी से कोन, सी से कलर विजन के लिए होता है। हम कुछ भी देख रहे हैं, रेड देख रहे हैं, ब्लू देख रहे हैं, तो ये कलर देखने में मदद कौन करता है, ये कोन सेल मदद करेगा। तो हमारा जो रेटिना है, रेटिना पे रॉड सेल और कोन सेल से मिल के बना हुआ रहता है ना। यदि हम देखें कि कितना मात्रा में होता है, तो रॉड सेल जो है हमारे आंख में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, नियर अबाउट 120 मिलियन पाया जाता है हमारे आंख में। ये काफ़ी ज़्यादा हुआ ना, 120 मिलियन। इसके कंपेरिजन में हम यदि देखें कोन सेल, तो ये जो है ना बहुत ही कम पाया जाता है, ये 6 मिलियन।
अब 6 मिलियन भी कम नहीं हुआ, हम यदि कंपेयर करें इनके कारण इनसे तो यहाँ पे कम है, 120 के कंपेरिजन में 6 काफ़ी कम है, पर ये जो 6 मिलियन है ये कम नहीं है, ये काफ़ी है। और ये जो 6 मिलियन है ये भी अलग अलग टाइप का कोन सेल पाया जाता है ना। जैसे कि कुछ होता है जो रेड को देखने में मदद करेगा, कुछ होता है जो ब्लू को देखने में मदद करेगा। ये जो है ना लाइट जो है उसका अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो अलग वेवलेंथ को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग कोन सेल है ना। जैसे कि हम देखें यहाँ पे कोन सेल, तो कोन सेल में अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है एल कोन सेल, एम होता है मीडियम वेवलेंथ के लिए, एल होता है लॉन्ग वेवलेंथ को जो देखने में मदद करेगा, जैसे रेड को देखने में मदद करेगा, वो कौन सा करेगा, एल कोन सेल, मतलब लॉन्ग वेवलेंथ। रेड का जो वेवलेंथ होता है ज़्यादा होता है ना। जैसे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब मीडियम वेवलेंथ है, इनको देखने में मदद कौन सा करेगा, एम से मीडियम, एम से एम कोन्स सेल। एस कौन्स, ये क्या करेगा, स्मॉल वेवलेंथ को देखने में मदद करेगा। ये जो है जैसे कि हो गया वायलेट, ब्लू हो गया, तो वायलेट या ब्लू है ये शॉर्ट वेवलेंथ है ना, तो शॉर्ट वेवलेंथ को कैच कौन करेगा, उनको करेगा एस कोन सेल। तो यहाँ पे कोन सेल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ कोन सेल है जो रेड ही देख पाएगा, कुछ है जो मीडियम रेंज का ही देख पाएगा, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, कुछ है जो ब्लू वायलेट देखेगा जिसका कि स्मॉल वेवलेंथ है ना। तो इसके कारण ही कलर विजन होता है। कलर विजन का कारण क्या है कि इनमें से कोई एक सेल का कमी होना, जैसे कि मीडियम वाले में कुछ कमी है तो वो ग्रीन नहीं देख पाएगा, है ना, कुछ ऐसा सेल है। तो ये क्या करता है कि कोन सेल अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को कैच करने के लिए अलग अलग कोन सेल होता है, और सभी को मिल के एक इमेज बनाता है, प्रॉपर इमेज, जो हमें कलरफुल इमेज दिखता है ना। जैसे हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो एक कलर का तो नहीं बना रहता है ना, कोई भी चीज़, कोई पेंटिंग हो या कोई सीनरी हो, तो अलग अलग तरह का कलर से बना हुआ रहता है। तो होता क्या है कि यदि हम कोई भी कलर को देख रहे हैं, जैसे कि सपोज हम इस बोर्ड को देख रहे हैं, तो यहाँ से इस पर जो है ना वाइट लाइट आया, तो वाइट लाइट जो है आके इसमें से टकराया, ये सारा लाइट को ऑब्जर्व कर दिया और ब्लू लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट करके हमारे आँख में भेजा। तो ये ब्लू लाइट क्या हुआ, हमारे आँख में आया। और आई में क्या है कि यहाँ पे एस कौन सेल है, उन्होंने क्या किया, इसको कैच किया और उसको क्या किया, सिग्नल में बदल दिया, है ना। यदि हम देख रहे हैं सपोज ये रेड कलर है, इस पर क्या हुआ कि सपोज ये धूप का वाइट लाइट आया तो सारा लाइट यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, एक नहीं हुआ, कौन सा, रेड। और रेड जो है यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारे आई में आया, और आई में इन रेड को कौन कैच करेगा, एल कौन सेल, है ना। अब यदि हम देख रहे हैं इसमें रेड भी है, येलो भी है, अलग अलग कलर है, तो क्या करेगा, अलग अलग कौन सेल क्या करेगा, उसको कैच करेगा और सभी को मिला के एक इमेज बनाएगा, और वो इमेज क्या करेगा, फोटो रिसेप्टर सेल क्या किया, सभी को कैच किया, एक सिग्नल भेजा, और वो कौन सा सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, है ना। उनके बाद क्या हुआ कि एक्सॉन उसको कैच किया और ऑप्टिकल नर्व जो है उस सारे सिग्नल को लेके चला गया ब्रेन के पास, और ब्रेन में जो है देखा और उसको एक इमेज बनाया कि ओ ये है, तो फिर जो है देखा कि ओ ये तो कलर विजन लिखा हुआ है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो रॉड सेल जो है नियर अबाउट 120 मिलियन है। अच्छा, ये याद नहीं करना है, ये नियर अबाउट जो है ना दिमाग में बिठा लेना है कि हाँ इतना होता है। 6 मिलियन जो है कोन सेल होता है ना। पर हम लोग देखते हैं कि कोन सेल जो है ना अच्छा होना चाहिए, है ना, कलरफुल विजन कितना अच्छा लगेगा, पर ऐसा नहीं है। कोन सेल कम है पर फिर भी वो अपना काम कर देता है। यदि कोन सेल का मात्रा ज़्यादा रहता तो ये और भी अलग अलग कलर जो है ना देख सकता है ना। तो हमारा जो लिमिटेड है वो कुछ इतना ही सेल है जो कुछ लिमिटेड कलर ही हम देख पाते हैं, है ना, है या नहीं। तो जैसे कि यूवी रेज है, इंफ्रारेड है, उसको जो है आई कैच नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते हैं,
है ना। यदि वो इनके रेंज में आ जाता तो हम इंफ्रारेड को भी कोई ना कोई एक कलर के रूप में देखते। ये अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है उनको भी हम कोई ना कोई एक अलग कलर के रूप में देखते। पर यहाँ पे क्या है कि ये जो है हाथ खड़ा कर देता है, बोलता है कि ये हमारे रेंज से बाहर है, इनको हम नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं। यदि डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर हम उसको नहीं देख सकते हैं। इसीलिए यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज हमें नहीं दिखाई पड़ता है ना। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो है एक छोटा सा इमेज है कि हम दोनों का जो है ना इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास काफ़ी लाइट है, दिन है, उजाला है, तो हम जो है कुछ इस तरह से दिखेंगे। सारा कलर दिख रहा है ना, ब्लू कलर दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, कुछ रेड दिख रहा है। यदि लाइट कम हो तो हमें ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। तो यहाँ पे हम देखें तो ये सेल जो है ज़्यादा एक्टिव है। यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कौन सेल ज़्यादा एक्टिव है। तो यदि हम बोलें कि रोड सेल और कौन सेल क्या है, तो ये है फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो का मतलब होता है लाइट, रिसेप्टर मतलब उस लाइट को कैच करना, सेल मतलब फोटोन मतलब लाइट को जो कैच करे, जिस सेल जो भी सेल लाइट को कैच करे उसको क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट। अच्छा, अब हुआ कि लाइट जो है आया आंख में, इमेज जो है रेटिना पे बना कैसे, इसको हम देखते हैं, है ना। तो यदि हम यहाँ पे देखें, सपोज कोई एक लाइट है, यहाँ पे, ठीक। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देते हैं। सपोज यहाँ पे हमें पेन दिखना है या पेंसिल, तो लाइट क्या होगा, यहाँ से चलेगा, कुछ यहाँ आएगा। इसके बाद क्या होगा कि ये लाइट कहीं यहाँ पे आएगा, तो इमेज बनेगा कहाँ पे, इमेज बना हमारा यहाँ पे, एक छोटा सा इमेज बना। तो यहाँ पे जो इमेज बनता है वो होता है, ऑब्जेक्ट है अपराइट तो इमेज बना इन्वर्टेड। वैसे भी कन्वेक्स लेंस में तो इमेज इन्वर्टेड ही बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो लाइट मिला, ये बोल सकते हैं कि ये है फोकल लेंथ एफ। इस लेंस का फोकल लेंथ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये फोकल लेंथ जो है एडजस्ट करता है अपने आप को, ताकि इमेज जो है हमेशा कहाँ पे बने, रेटिना पे बने। तो यहाँ पे जो इमेज बनता है ये इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड बनेगा तो हमें सारा चीज सीधा कैसे दिखता है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ से जो सिग्नल जाता है ब्रेन में, ब्रेन उसको अपोजिट कर देता है, मतलब फिर से उसको इन्वर्ट कर देता है और सारा चीज़ हमें सीधा दिखाई पड़ता है। पर रियली में यदि देखें कि आई में इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्टेड बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो लाइट आया तो सबसे पहले लाइट जो है यहाँ पे आके रिफ्रैक्ट किया, तो पहला पार्ट जो है यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ और दूसरा जो है यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ जो रिफ्रैक्शन हुआ ये 70% के आसपास होता है, यहाँ पे 30% के आसपास होता है। तो ये जो है जितना भी लाइट को बेंड करना था यहीं पे कर दिया, और ये क्या किया, इसको इस तरह से रिफाइन किया कि ताकि ये इमेज कहाँ पे बनाए, रेटिना पे बनाए। तो ये जो पॉइंट है इमेज बना, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना।
तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ? कॉर्निया पे हुआ। कॉर्निया के बाद क्या हुआ? एक्वस ह्यूमर से ये लाइट गुजरते हुए लेंस पे गया। लेंस पे क्या हुआ? सिलियरली बॉडी था, सिलियरली मसल्स था। ये क्या किया? इसको खींच के या तो कंप्रेस करके, पुश या तो पुल करके एफ का वैल्यू ऐसा सेट कर दिया ताकि यहाँ पे इमेज कहाँ बन सके? रेटिना पे बन सके, है ना। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे इमेज जो बन रहा है वो है रियल इन्वर्टेड डिमिनिज्ड है ना। इमेज क्या बन रहा है? रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, डिमिनिज्ड बन रहा है। इसके बाद जो है ये सिग्नल जो है यहाँ पे ऑप्टिक नर्व क्या करेगा? इसको कैच करेगा। यहाँ पे जैसे इमेज बना तो यहाँ पे प्रेजेंट है फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल का मतलब होता है यहाँ पे रोड सेल और कोन सेल ज़्यादा होता है। वैसे यदि हम बात करें यहाँ पे कोन सेल बहुत ही ज़्यादा होता है, रोड सेल तो हर जगह होता है ना, हर जगह रोड सेल होता है। कोन सेल जो है यहाँ पे ज़्यादा होता है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोन सेल होगा, है ना, वहाँ पे बोलेंगे फोबिया, वो जगह है फोबिया, है ना। तो यहाँ पे क्या किया? फोटो रिसेप्टर सेल इस लाइट को कैच किया, उसको न्यूरल सिग्नल में बदल दिया। न्यूरल सिग्नल बोले तो इलेक्ट्रिक सिग्नल। और ये सिग्नल को जो है ऑप्टिक नर्व कैच करके ब्रेन में ले गया, है ना। तो सिग्नल ट्रांसमिशन टू द ब्रेन, फोटो रिसेप्टर सेल कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या इसको न्यूरल सिग्नल भी बोल सकते हैं, डेट आर ट्रांसमिटेड टू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन, है ना। ये सिग्नल गया, इस सिग्नल को ब्रेन क्या करेगा? फिर वापस डिकोड करेगा, डिकोड करके इमेज बनाएगा, है ना। और वो इमेज फिर हम देख पाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे? हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, है ना। जैसे कि हम पहली बार यदि पेन देख रहे हैं तो ऐसा इमेज बनेगा ब्रेन में, तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। जैसे कि बच्चा लोग यदि कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो पूछता है कि ये क्या है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो हर चीज़ को देखते जाता है, इमेज बनाता है और उसको क्या करता है? ब्रेन सेव कर लेता है दिमाग में, है ना। जैसे अब यदि हम इस पेन को देखेंगे तो ऐसा पेन के जैसा ही इमेज हमारा ब्रेन में बना। फिर ब्रेन क्या करेगा? जो पहले से सेव है मेमोरी, उसमें से इसको मैच करेगा कि ये देखो क्या है, और फिर मैच करेगा तो ब्रेन में कहीं ना कहीं तो ऐसा इमेज है, क्योंकि हम पहले ऐसा देखे हुए हैं, तो ये इमेज हमारे डायग्राम में बन जाएगा, मैच कर जाएगा। फिर हम कहेंगे ओ ये तो पेन है ना। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, ये कुछ रह गया। अच्छा, यहाँ पे बता ही दिए हैं ब्रेन क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके हमें रियलिटी बताता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे क्या है? एकोमोडेशन, मतलब फोकसिंग एट द डिफरेंट डिस्टेंस। ऐसा होता है ना कि हम कोई भी चीज़ यदि नज़दीक है तो भी देख पा रहे हैं, दूर है तो भी देख पा रहे हैं, है ना। पर यदि हम बात करें सिंपल, पहले जैसे पढ़े थे लाइट चैप्टर में, वहाँ पे हम पढ़े थे लेंस। लेंस किससे बना रहता है? वो ग्लास से बना रहता है। हाँ, यदि सस्ता लेंस कोई खरीदा है तो वो प्लास्टिक का भी बना रहता है ना। पर लेंस जो है अधिकांश ग्लास से बना रहता है, और ग्लास होता है हार्ड। हार्ड होने का मतलब है कि ना तो हम लेंस को कंप्रेस कर सकते हैं, ना तो उसको रिलैक्स कर सकते हैं। हम लेंस का शेप चेंज नहीं कर पाते हैं। यदि नहीं कर पाएंगे तो हम जो है कुछ फॉर्मूला इस तरह से पढ़े थे ना। अच्छा, इसी में हम क्या करते हैं, एक पेज जोड़ देते हैं ना। कहाँ जोड़ दें? यहाँ जोड़ दें। अच्छा चलो, लेंस में हम फॉर्मूला पढ़े थे 1/f = 1/v - 1/u। यदि हम ग्लास लेंस का बात करें, वहां पे f क्या था? फिक्स्ड था। यदि ये फिक्स्ड था तो वेरिएबल क्या बचा? u एंड v। ये क्या रहा? वेरिएबल। यदि हम दोनों में से कोई एक वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि f जो है ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर
इंटरडिपेंडेंट है यू भी। यू को बदलेंगे भी बदलेगा, यू को बढ़ाएंगे तो भी उसके अनुसार चेंज होगा, यू को घटाएंगे तो उसके अनुसार से भी चेंज हो जाएगा। पर यहां पे जो है ये ग्लास लेंस का बात कर रहे हैं। आई लेंस का यदि बात करें तो आई लेंस जो है हार्ड नहीं होता है, ये जेली लाइक क्रिस्टल जो है ना बना हुआ रहता है, ये फ्लेक्सिबल रहता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि लेंस थिन और थिक हो सकता है, किन के मदद से? सिलियरली बॉडी, सिलियरली मसल्स की वजह से। तो आई का लेंस का यदि बात करें तो फॉर्मूला तो यहाँ पे भी यही होगा ना, लेंस का फॉर्मूला 1/f = 1/v -1/u। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी फिक्स्ड होता है, भी फिक्स्ड होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, अच्छा ठीक है, यहीं पे लेंस से रेटिना के बीच में जो दूरी होता है इसी को तो हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस ना। लेंस और यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ, लेंस से इमेज डिस्टेंस के बीच में दूरी क्या हो गया? भी। तो ये जो है भी हमेशा फिक्स्ड रहता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये जो है लेंस कभी लंबा हो गया कभी छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? भी फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे फिक्स्ड क्या होता है? भी। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है u एंड f। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है नजदीक है तो u का वैल्यू कम होगा, उनके अनुसार से f बदल जाएगा। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ये चेंज होगा। कोई भी चीज यदि नजदीक है तो f चेंज हो जाएगा, वो f ऐसे चेंज होगा, इस तरह से चेंज होगा ताकि भी कहाँ हो? हमेशा फिक्स्ड हो, इमेज जो है हमेशा रेटिना पे बनाए, है ना। उसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट को हम यदि दूर ले जाएं तो उसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? f का वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि कोई भी नजदीक आ गया, u का वैल्यू घट गया, तो u का वैल्यू घट जाने का मतलब क्या होता है? ये u डिक्रीज हो गया। u यदि घट गया तो f जो है इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी f का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा, ताकि उसको क्या करे? ज़्यादा कन्वर्ज करे, कन्वर्ज करके इमेज कहाँ पे बनाए? रेटिना पे बनाए। यदि हम बोलें कि u का वैल्यू बढ़ गया तो फिर f का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होना मतलब आई लेंस जो है ना थिन हो जाएगा। हम यदि नजदीक का चीज देख रहे हैं तो आई लेंस जो है थिक हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं हम वापस अपना टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम कुछ एक डायग्राम बनाते हैं कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नज़दीक है तो क्या हो रहा है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ये नज़दीक है, इमेज कहाँ पे बनना चाहिए? रेटिना पे बनना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ से देखिए ये ज़्यादा एंगल में बाहर की ओर लाइट निकल रहा है ना, तो उसको क्या करेगा? ज़्यादा बेंड करेगा। ज़्यादा बेंड करना मतलब ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। ज़्यादा कन्वर्ज करेगा मतलब ये कन्वर्जिंग पावर इसका ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये जो लेंस है ये थिक हो जाएगा। ये लेंस क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। थिक हो जाएगा। थिक होने का मतलब क्या है कि इनका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का वैल्यू घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा फोकल लेंथ। अब ये थिक होना है, थिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सिलियरली बॉडी और सिलियरली मसल्स जो है ये दोनों क्या करता है? इस लेंस को पकड़ा हुआ है। इसको यदि थिक करना है तो इसको पुश कर देगा। जैसे ये पुश किया तो ये क्या हो जाएगा? थिक हो गया। थिक हो गया तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज अब हम मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि दूर पे है तो क्या होता है ना। यदि ऑब्जेक्ट दूर पे है तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे कहीं है।
तो ये भी इमेज जो है बनाना कहाँ पे है, रेटिना पे ही बनाना है। जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो नियर अबाउट पैरेलल है, तो उनको कम बेंड करने का जरूरत है। कम बेंड करने के लिए इनका फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा होने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये थिन होगा। थिन होने के लिए, लेंस को थिन करने के लिए क्या करेगा, सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स क्या करेगा, इसको खींचेगा। खींचेगा तो लेंस जो है पतला हो जाएगा। पतला होगा तो ये लाइट क्या होगा, कम बेंड होगा, ताकि लाइट जो है आके यहाँ पे बेंड करे। यहीं यदि ये ठीक हो जाता तो लाइट को पहले ही कहीं बेंड कर देता है यहाँ पे। ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फोकल लेंथ को घटा रहा था, मतलब यहाँ पे ये जो है फोर्स ऊपर की ओर लग रहा था, लेंस को कंप्रेस कर दिया। यहां पे क्या करेगा, इसको ऊपर खींचेगा। जैसे ये खींचेगा तो लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो यहां पे जो लेंस हो जाएगा वो हो जाएगा थिन। थिन का मतलब क्या है कि यहां पे फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अब दोनों हो गया, ये हो गया नियर डिस्टेंस के लिए और ये हो जाएगा फार के लिए। तो आंख का जो है पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, इसी क्षमता को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि हम नज़दीक का चीज़ को भी देख पा रहे हैं, दूर का चीज़ को भी देख पा रहे हैं, है ना। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके चलिए गुड। अब यहाँ पे क्या है कि यदि जो लिखा हुआ है ये बेसिकली हम एक्सप्लेन कर दिए है ना। यहाँ पे क्या है कि लेंस को जो है चाहे कंप्रेस करे या एलोंगेट कर दे, उसके कारण जो है हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ये है थ्योरी है, नोट्स के लिए है, जिसको समझ में नहीं आए तो वो रटना है। वैसे साइंस में कोशिश करना है कि समझना है, ये सब पे फोकस नहीं देना है ना। ये एक फॉर्मेलिटी होता है कि हाँ सारा चीज़ लिखा हुआ है ना। यदि समझ में नहीं आया तो रटना है इसको, है ना। अधिकांश कोशिश करना है कि इसको समझाना है, समझने के बाद सारा चीज़ अपने लैंग्वेज में बनाना है ना। यहाँ पे क्या है कि सारा स्टूडेंट जो है ना तेज नहीं है, कुछ जो है ना वीक स्टूडेंट भी है, तो उनके लिए ये लिखा हुआ है ना। तो सिलियरी मसल्स का जो रोल है, सिलियरी मसल्स का रोल है बस आई का लेंस को थिक या तो थिन करना, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये जो है हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना नज़दीक से देख सकते हैं या कितने दूर से देख पा रहे हैं, है ना। तो यदि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नज़दीक से देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे नियर पॉइंट, है ना। तो नियर पॉइंट का जो है ना एक लिमिटेशन होता है। जैसे कि नॉर्मली जो है हम एडल्ट के लिए ये होता है 24-25 सेंटीमीटर। यदि हम उससे नज़दीक से यदि हम कोई भी चीज़ को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो होगा क्या कि काफ़ी समय के बाद हमारे आई पे स्ट्रेन पड़ेगा, वो पेन करने लगेगा, है ना। आँख में दर्द सा महसूस होगा, है ना। यदि कोई पढ़ ही रहा है तो उसके लिए भी रूल होता है कि जैसे कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए किताब तो नज़दीक ही रखना है। ऐसा नहीं है कि किताब को दूर रख दिए और पढ़ रहे हैं, है ना। तो यदि नज़दीक रख रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना है, ये कम से कम 25 सेंटीमीटर होना है। ये नहीं कि हम पूरा नज़दीक से पढ़ रहे हैं, आँख में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो ये जो है कि हम आसानी से बिना कोई स्ट्रेस के, बिना कोई पेन के, बिना कोई दर्द के यदि हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उनके लिए हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर का दूरी होना चाहिए, है ना। यदि मोबाइल ही देख रहे हैं तो उसके बीच में भी दूरी जो है कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, यदि हम दूर का बात करें तो दूर में जो है ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हमारा आँख बना ही है दूर का चीज़ देखने के लिए, है ना। इन्फिनाइट में हम यदि तारा को देख रहे हैं, तारा को लगातार यदि हम देखते रहे फिर भी हमें जो है ना कोई फील नहीं होगा कि जैसे कि आई में पेन हो गया, स्ट्रेस हो गया, है ना। हमारा आँख बना ही है दूर के लिए, है ना। दूर यदि हम देख रहे हैं तो हमारा आई जो है लेंस वो रिलैक्स रहता है। यदि रिलैक्स है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम होता कब है, जब हम नज़दीक का चीज़ देख रहे हैं। नज़दीक का यदि देख रहे हैं तो फोर्स लगा रहा है सिलियरी मसल्स किस पे, लेंस पे, ताकि उसको कंप्रेस कर सके, है ना। तो प्रॉब्लम होता है नियर पॉइंट में, फार पॉइंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी चीज़ दूर का है।
अच्छा, यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ को यदि हम देख रहे हैं, सपोज यदि हम पढ़ ही रहे हैं, तो हमेशा ये कोशिश होना चाहिए कि एक रेगुलर इंटरवल पे पढ़ाई को रोक के थोड़ा बाहर देखना है ना। इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन भी थोड़ा सा बढ़ेगा, रिलैक्स होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आई रिलैक्स होगा, है ना, आंख पे जो है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे जो है डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी जो है ना सेम डायग्राम है जो हम बना दिए हैं, नियर पॉइंट, फार पॉइंट, ये जो है ना मोर देन एनफ है, इसके लिए अलग से डायग्राम बनाना नहीं है। ये आ गया है पीपीटी में तो कोई बात नहीं है, इसको स्किप करते हैं ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब क्या हुआ कि हम देख लिए हमारा आँख सही है, हर किसी का आँख सही नहीं होता है ना, कोई ना कोई एक डिफेक्ट होता है ना। तो हम आते हैं, अब पढ़ते हैं कि डिफेक्ट क्या होता है ना। तो डिफेक्ट में सबसे पहला जो है वो है मायोपिया। हम यदि वर्ड को भी ध्यान से देखें तो ये वर्ड भी छोटा सा है ना, 1 2 3 4 5 6 5 6 वर्ड अल्फ़ाबेट का है वर्ड, तो शॉर्ट वर्ड है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। छोटा वर्ड, शॉर्ट साइटेडनेस। इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट का मतलब हो गया नज़दीक, साइट का मतलब क्या होता है, दिखना, साइटेडनेस का मतलब होता है दिखना। इसका मतलब होता है कि हमें नज़दीक का चीज़ें दिखेगा। यदि नज़दीक का चीज़ें दिख रहा है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिफेक्ट का, डिफेक्ट का मतलब क्या है, कई कुछ चीज़ें यदि दिख रहा है तो वो डिफेक्ट थोड़े हुआ, तो नहीं। तो यहाँ पे यदि नज़दीक का दिख रहा है तो डिफेक्ट है कि दूर का चीज़ नहीं दिखेगा। नज़दीक का चीज़ यदि दिख रहा है तो दूर का चीज़ नहीं दिखेगा। तो नज़दीक का दिख रहा है उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट नज़दीक का दिखेगा, साइटेडनेस मतलब इसका मतलब होता है दिखना ना। तो यहाँ पे नज़दीक का चीज़ दिखेगा, है ना। यदि हम देखें कि कोई भी चीज़ नज़दीक में है तो वो दिखेगा हमें। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज जो है कहाँ पे बन रहा है, कुछ यहाँ पे बन रहा है, ये नज़दीक का चीज़ें है ना, ये नज़दीक का चीज़ देखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नज़दीक का दिखने का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो ये कंप्रेस कर रहा है कुछ ज़्यादा ही, कन्वर्ज कर दे रहा है लाइट को ज़्यादा ही। प्रॉब्लम क्या होता है कि यदि हमें दूर का चीज़ देखना हो, तो दूर का चीज़ देखना है मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये, अब यदि हम इसको देखें तो ये इमेज जो है कहीं यहाँ पे ही बनाएगा, ये पैरेलल बनाए हैं ताकि हमें पता चले कि ये ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनाइट पे है या उसके करीब है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले ही बोले कि ये शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है कि ये ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है लाइट को। यदि कन्वर्ज कर दे रहा है तो ये लाइट पहले ही आके नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे इमेज जो है बना यहाँ पे। अगेन यदि हम वर्ड पे जाएं, मायोपिया शॉर्ट वर्ड, शॉर्ट साइटेडनेस, और इमेज भी जो बना वो हो गया शॉर्ट। भी का जो डिस्टेंस है, भी का वैल्यू जो है, भी क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो मायोपिया में क्या हो गया, भी शॉर्ट हो गया, मतलब कम हो गया, इसको बोलते हैं मायोपिया। इसका कारण क्या हो सकता है, कारण यह तो ये हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा ही कन्वर्ज कर दे रहा है लाइट को, या तो हमारा आई लेंस ही एलोंगेट हो गया। यदि ये बढ़ गया तो ये दूर चला जाएगा ना रेटिना, है ना। रेटिना यदि दूर चला गया तो ये पहले भी इमेज यहीं पे बना रहा था, पर ये एलोंगेट होने के बाद, यहाँ से चपटा होने के बाद ये दूर चला गया, तो अब जो है इमेज यहीं पे बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है ना। दूसरा कारण है ये ज़्यादा कन्वर्ज हो गया, है ना। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो आई बॉल इज टू लॉन्ग, टू लॉन्ग का मतलब हो गया एलोंगेट हो गया, है ना। और द लेंस इज टू कर्व्ड, टू कर्व्ड का मतलब क्या हो गया कि इसका जो फोकल लेंथ है बहुत ही कम है ना, फोकल लेंथ बहुत कम है। तो इनके लिए सॉल्यूशन क्या है, देखो इनके ऑपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे कन्वर्ज ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो कन्वर्ज का ऑपोजिट हो गया डाइवर्ज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंस लगाएंगे डाइवर्जिंग, है ना। तो यहाँ पे नहीं बना के हम इसी में करेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे एक लेंस बना देते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस। अब डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, इसे लाइट को यहाँ से भेज देगा कहीं यहाँ,
इसके बाद जो है यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद ये इमेज बनाएगा कहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम क्या किए हैं, दोनों को एक साथ बना लिए हैं। जब भी नोट्स बनाना है तो इसको क्या करना है, सेपरेट बनाना है ना। यहाँ पे टाइम बचाने के लिए हम एक में ही कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, करेक्शन क्या है, यूजिंग कनकेव या तो डाइवर्जिंग लेंस, ये क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो डिफेक्ट है। नेक्स्ट डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। वर्ड ही यदि हम देख रहे हैं तो ये लॉन्ग वर्ड हो गया ना, 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है, लगभग 10 वर्ड का है, 12 वर्ड। अब देखो ये वर्ड ही लॉन्ग है तो इसको बोलेंगे लॉन्ग साइटेडनेस, है ना। ये याद करने का तरीका है, इसलिए नहीं कि वो वर्ड लॉन्ग है तो ये लॉन्ग साइटेडनेस बोल दिए। ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है कि यदि वर्ड लॉन्ग है तो इसको लॉन्ग साइटेडनेस बोलेंगे। इसका मतलब हो गया, लॉन्ग का मतलब हो गया दूरी, साइटेडनेस का मतलब होता है दिखना, दूर दृष्टि, मतलब दूर दिखेगा। हम तो प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं ना, यदि दूर का दिख रहा है तो नजदीक का नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, नियर का विजिबिलिटी नहीं होगा, दूर का चीज दिखेगा। फार जो है दिखेगा, नियर नहीं दिखेगा, फार जो है दिखेगा। इसके पहले जो हम देख रहे थे, इसमें से क्या हो रहा था, नियर, ये विजुअल था और फार जो है विजुअल नहीं था। इसमें से क्या है, फार जो है विजुअल है और नियर जो है विजुअल नहीं है। तो ये जो है जस्ट अपोजिट है मायोपिया का, मायोपिया का ये जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे यदि हम देखें तो फार विजुअल है, फार का यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे यदि हम देखें तो ये विजुअल है। तो ये इमेज जो है कहाँ पे बना रहा है, रेटिना पे बना रहा है ना। प्रॉब्लम कब होता है, जब हम नजदीक का देख रहे हैं, जैसे कि सपोज यहां से है, जब हम नजदीक से देखें तो ये इमेज कहां पे बनाएगा, कहीं यहां पे बनाएगा। ठीक है, तो यहां पे यदि हम ध्यान से देखें तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज थोड़ा कम कर रहा है ना। कन्वर्ज यदि कम कर रहा है तो यहां पे इसको कन्वर्ज हो जाना चाहिए, पर कम कर रहा है, इसीलिए ये क्या किया, इमेज यहां पे बनाया। क्या ये रेटिना से बाहर आ गया, आ गया बिल्कुल। तो यहां पे जो इमेज हो गया, ये लॉन्ग साइटेडनेस भी क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। भी का जो वैल्यू है यहाँ पे वो इंक्रीज हो गया, वो बियॉन्ड द आई बन गया, बियॉन्ड द रेटिना बना, है ना। तो इमेज चाहे बिफोर द रेटिना बने और बियॉन्ड द रेटिना बने, कहीं नहीं दिखेगा। रेटिना पे बनेगा तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे यदि हम देखें कारण इनका क्या है, तो कारण यहाँ पे भी जस्ट मायोपिया का ओपोजिट है। वहां पे हम बोले थे आई जो है ना एलोंगेट हो गया था, यहाँ पे बोलेंगे आई लेंस, आई बोल जो है शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया मतलब पहले रेटिना यहाँ पे था, अब शॉर्ट होने के बाद नजदीक हो गया। या तो फिर लेंस में डिफेक्ट हुआ, लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर था वो घट गया, इनके कारण ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। यदि कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं। ये यदि कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है तो हम कन्वर्ज कर देंगे। तो हम क्या किए, यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिए। अब क्या किया, इसी लाइट को ये कन्वर्ज करके कहीं यहाँ लेते आया। अब जब यहाँ से लाइट निकलेगा तो वो हमारा रेटिना पे इमेज बनेगा। तो इसका करेक्शन है कन्वर्जिंग लेंस, है ना। ठीक है, ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, इसके बाद आते हैं प्रेसोबायोपिया, है ना। प्रेसोबायोपिया में क्या होता है कि यहाँ पे
ये जो है ना स्पेसिफिकली यदि हम बात करें तो ये जो है ना एज जैसे जैसे ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम ये होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए हमारा जो सिरियली बॉडी था, सिरियली मसल्स था, वो जो है आई का लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा था। अब जो है उनका क्षमता कम हो गया, उनका जो एनर्जी था वो कम हो गया, उनके पास ताकत अब उतना नहीं रहा, धीरे धीरे वो वीक पड़ गया। तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है ना ज़्यादा नहीं कर पाएगा, तो लेंस का शेप को जो है ना ज़्यादा या कम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या होता है प्रॉब्लम, नज़दीक का भी क्लियर कुछ नहीं दिखता है, कुछ दूर का भी नहीं दिखता है। तो हम क्या करेंगे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का जो है ना सॉल्यूशन को मिला देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस को भी मिला देंगे, कनकेव को भी मिला देंगे। अब जैसा दूरी देखना है उसके अनुसार से यहाँ देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम यदि देखें तो यदि नॉर्मल आई है तो हमें ये भी क्लियर दिखेगा, ये भी क्लियर दिखेगा। पर यदि हमें प्रेसोबायोपिया है तो ये भी धुंधला धुंधला दिखेगा, या तो ये धुंधला दिखेगा तो ये क्लियर दिखेगा, ये क्लियर दिख रहा है तो वो धुंधला दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो है इसके कंपैरिजन में ये क्लियर दिख रहा है ना, और ये क्लियर नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जो है ये प्रेसोबायोपिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे दोनों, है ना। दोनों का मतलब कनकेव भी कन्वेक्स भी, है ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है कि ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि जैसे कि सपोज हम यदि देखें कि रोड के किनारे में कोई गाड़ी जो है ना बहुत दिन से धरा हुआ है ना, तो उस पर क्या होता है, एक धूल का एक लेयर हो जाता है ना। धूल का जब लेयर हो जाता है तो फिर कार का कौन सा कलर है ये दिखेगा नहीं, सिर्फ धूल ही दिखेगा, है ना। तो वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, एक लेयर बना देता है, ब्लॉक कर देता है, लाइट को पास नहीं होने देता है। तो उसी तरह से यहाँ पे यदि हम आई लेंस में देखें तो यहाँ पे ये क्लियर है, ब्लैक है, मतलब हमको आइरिस दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, पिपल है, और इसमें से लाइट पास हो जाएगा, है ना, ये एक साफ है। यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक गंदगी जमा हो गया है, एक लेयर बन गया है। ये जो लेयर है ये ओपेक लेयर है, ये क्या करता है, यहाँ से लाइट को पास नहीं होने देगा, है ना। नहीं होने दे रहा है तो लाइट ही यदि आंख में ना आए तो दिखाई कैसे पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या है कि हमको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जो क्या करेगा, अब तो लेजर ट्रीटमेंट आता है, वो क्या करेगा, इसको स्क्रैच करेगा, स्क्रैच करके इसको साफ सफाई करेगा ताकि लाइट जो है अंदर जा सके, है ना। तो ये क्या है कि जैसे जैसे एज है तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है कुछ दिया हुआ, जैसे कि कोई डायबिटीज़ वगैरह है, एजिंग के कारण हुआ, तो एज के कारण तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं क्योंकि एज किसी का नहीं रोक सकता, है ना। तो जैसे डायबिटीज़ हुआ है, शुगर हुआ है, तो उसमें से क्या करते हैं कि यदि शुगर को यदि कंट्रोल में रखा जाए तो आप पे खतरा नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादातर कोशिश देखना है कि जैसे जिसको शुगर है तो उनका जो है आगे चल के उसको ये कैटरेक्ट होता ही होता है ना। यदि उनका शुगर ज़्यादा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम करेगा, है ना। कुछ है जैसे कि यूवी रे वगैरह सबसे जो है ना डैमेज होता है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, पोलराइज्ड ग्लास पहनेंगे, है ना। थोड़ा महंगा मिलता है पर अच्छा होता है ना। तो यहाँ पे एक और है जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं, जैसे कभी भी हम बाहर गए तो हमेशा क्या करना है, घर आए तो ठंडा पानी से आँख को साफ करना है ना। ठंडा पानी मतलब ठंडा पानी ही, गर्म पानी से साफ नहीं करना है, पता चलेगा हम बचा रहे थे और कुछ और ही कांड हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं क्लाउडिंग ऑफ द आईज नेचुरल लेंस लीडिंग टू ब्लर्ड विजन, है ना। ब्लर्ड हो जाएगा, कोई विजन जो है हमें क्लियर नहीं दिखेगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा लाइट जो जा रहा था आँख में वही ब्लॉक हो गया, है ना। चलिए आते हैं, इसके बाद आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि आगे जो ये वाइट वाला जो दिख रहा है पूरा कॉर्निया, ये जो है ना किसी किसी का होता है क्या, इरेगुलर शेप का बन जाता है ना। अधिकांश का यदि देखें तो वो गोल ही रहता है ना, पर किन्हीं किन्हीं का जो है ना ये इरेगुलर शेप हो जाता है। जैसे इरेगुलर शेप हो गया तो रिफ्रैक्शन जो है हर पॉइंट पे एक अलग अलग होगा, है ना, अलग अलग होगा। तो वो कुछ इमेज जो है हमें एलोंगेटेड दिखेगा, है ना। जैसे कि यदि हम यहाँ पे देखें कि यदि नॉर्मल विजन है तो हमें हर चीज़ एक स्पेसिफिक जगह पे दिख रहा है, पर जिसको कि एस्टिग्मेटिज्म है उनको जो है एक ये लाइन की तरह दिख रहा है ना, है या नहीं। वो यदि सूरज को देखेगा तो हमें सूरज गोल दिखेगा, पर उनको जो है ना सूरज जो है एक लाइन निकलते हुए दिखेगा ऊपर, एक एलोंगेटेड वे, है ना। तारा भी यदि देख रहा है तो वो लाइन लाइन दिखेगा, है ना।
अच्छा, इसका जो करेक्शन है वो सिलिंड्रिकल लेंस है, सिलिंड्रिकल लेंस से हम इसका करेक्शन कर सकते हैं, है ना। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, है ना। तो ग्लास प्रिज्म को यदि हम देखें तो ग्लास प्रिज्म कुछ ऐसा है ना। ये है ग्लास प्रिज्म। यदि हम इस पे यदि कोई लाइट यदि दें तो ये जो है ना कुछ एक बेंड करते हुए नजर आएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ से ग्रीन लाइट निकल रहा है, यहाँ से पास होके ये फिर नीचे की ओर जा रहा है ना। क्या ये दिख रहा है? ठीक है, अच्छा नहीं दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ पे यदि हम दिखाएं तो दिख जाएगा, है ना। अब यह दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि हम प्रिज्म पे कोई एक लाइट को इंसिडेंट करें तो जैसे कि ये हो गया इंसिडेंट रे, ये दो प्लेन पे जो है ना रिफ्रैक्शन होता है। एक तो ये पहला वाला, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ के बाद ये दूसरा वाला हुआ, यहाँ पे दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ, है ना। अब क्या है कि क्लास 10 तक में ये पूरा एंगल को डिटेल से नहीं पढ़ना है ना, पर फिर भी कुछ चीज़ें पढ़ना है। जैसे कि ये ए है, ये बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। कहीं पे भी लाइट यदि इंसिडेंट हो रहा है तो वहाँ पे हम सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे यदि हम देखें कि पहले ये लाइट जा रहा था कहीं इस डायरेक्शन में और बाद में लाइट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये टोटल बेंड कितना हुआ, ये इस डी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन, है ना। तो इसमें से इसका न्यूमेरिकल नहीं आता है, इसका फॉर्मूला जो है ना पढ़ना नहीं है, बस याद रखना है कि यदि एक प्रिज्म है उस पर यदि हम लाइट को इंसिडेंट करें वो कुछ इस तरह से बेंड करेगा, है ना। अच्छा, इसके बाद यदि हम देखें तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है ना। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें से क्या होता है कि वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट अलग अलग कलर में बढ़ जाएगा, है ना। जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो यदि कोई एक वाइट लाइट अलग अलग कलर में बट रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो उसी फेनोमेना को बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्सन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, है ना। कोई भी वाइट लाइट यदि अपना अलग अलग कलर में बट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। हाँ, अब देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, है ना। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कुछ इस तरह से है ना। यदि हम देखें रेड कलर को तो रेड कलर जो है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है ना। यदि रेड कलर को देखें तो ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है ना। यदि हम रेड के जगह वायलेट या ब्लू को देखें तो इसका जो वेवलेंथ होता है ये बहुत कम होता है ना। ये कुछ इस तरह से होगा, है ना। यदि इसको ध्यान से देखें तो रेड का वेवलेंथ कुछ ये है और ब्लू का यदि हम वेवलेंथ देखें तो ये कम है। तो जो वेवलेंथ ज़्यादा ट्रेवल करता है वो जो है ना स्ट्रेट शॉर्टकट जो है ना चलते चला जाएगा। जब शॉर्टकट चलते जाएगा तो उसमें जो है रुकावट कम होगा, है ना। तो सबसे पहले यदि हम लें वाइट लाइट को इन ए वैक्यूम तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी लाइट जो है समान स्पीड से चलेगा। और कितने स्पीड से चलेगा? तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में जो है चाहे रेड हो ब्लू हो सभी का स्पीड सेम है, पर जैसे वो मीडियम में आ गया तो मीडियम में जो है इन्हें रुकावट होगा। तो रुकावट में जो श्योर शॉर्टकट जा रहा है उसमें से कम रुकावट होगा, उनका स्पीड कम घटेगा, है ना। यदि हम ब्लू को देखें तो ये जो है ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है ना। इसका वेवलेंथ कम है तो इनको रुकावट भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा रुकावट का मतलब होता है कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा घटेगा। ज़्यादा स्पीड घटा इसका मतलब होता है कि ये ज़्यादा बेंड करेगा, है ना। रेड इसका स्पीड कम होगा, इसका मतलब रिफ्रैक्शन कम होगा, इसका बेंडिंग भी कम होगा, है ना।
तो रेड बेंड सबसे कम करता है क्योंकि इनका वेवलेंथ ज़्यादा है। ब्लू सबसे ज़्यादा बेंड करता है, वायलेट क्यों? क्योंकि इनका वेवलेंथ जो है कम है ना। बाकी कलर जो है इनका वेवलेंथ इन दोनों के बीच में आएगा, है ना। तो डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट यदि हम देखें तो डिस्पर्सन होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, है ना। यदि वाइट कलर अपना अलग अलग कलर में बट जाए उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। तो ये क्लियर है। आते हैं अब नेक्स्ट। अच्छा, डिस्पर्सन पर लिए। डिस्पर्सन जो हम देखे अभी वो प्रिज्म पे देखे, है ना। प्रिज्म पे रिफ्रैक्शन हुआ, अलग अलग एंगल से लाइट बेंड हुआ, है ना। तो उसके कारण जो है जो हमें मिला 7 कलर, वही सेम टू सेम यदि हम एक वाटर ड्रॉपलेट्स पे देखें तो भी वही रिजल्ट आएगा। यहाँ पे भी ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, है ना। यहाँ पे यदि हम देखें कि इस पे यदि एक कोई लाइट को इंसिडेंट करें, तो जैसे कि यहाँ पे एक लाइट हम इंसिडेंट कर दिए, ठीक है। अब ये जो लाइट है यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने के बाद ये अलग अलग कलर में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया रेड, फिर रेड जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये आके कहीं यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। उसके बाद क्या होना है, यहाँ से इस रेड कलर का फिर से रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। हो गया। उसी तरह से ब्लू कलर को यदि देखें या वायलेट को देखें तो ये क्या होगा, ये ज्यादा बेंड करेगा, ये कुछ यहां आ जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या हुआ कि व्हाइट लाइट गया, व्हाइट लाइट सबसे पहले यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ। डिस्पर्सन होने के बाद ये 7 कलर में बट गया, जिसमें से रेड जो है ऊपर है क्योंकि ये सबसे कम बेंड हुआ, ब्लू नीचे है ये सबसे ज्यादा बेंड हुआ, यहाँ पे जो है रिफ्रैक्शन हुआ। इसी को यदि हम प्रॉपर बोलें तो यहां पे डिस्पर्सन हो गया। उसके बाद यहां पे यदि हम देखें तो यहां पे हो रहा है TIR। TIR बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने का कोशिश करे और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो वो रिफ्रैक्शन नहीं होके वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या हुआ, ये लाइट आके मिल गया। अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे रेड कलर ऊपर दिख रहा है, ब्लू नीचे दिख रहा है। तो रेनबो में यही हो रहा है कि रेड ऊपर दिख रहा है और ब्लू नीचे दिख रहा है ना। तो इसमें से हम यदि यहाँ से देख रहे हैं रेनबो को तो सन जो है हमारे पीछे होना चाहिए, है ना। यदि हम सुबह में ऐसे रेनबो को देख रहे हैं तो सुबह में क्या होगा कि जब पूरब में सन हो सुबह सुबह तो रेनबो बनेगा पश्चिम में। हम पश्चिम की ओर जब देख रहे हैं तो सन होगा हमारे बैक पीछे। यदि शाम में यदि रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है तो शाम में सन होता है वेस्ट में और रेनबो कहाँ बनेगा? ईस्ट में। यदि हम ईस्ट के तरफ देख रहे हैं तो सन हमारे पीछे है, तो सन हमारे बैक में है और रेनबो बन रहा है फ्रंट में। तो इसको बोलते हैं
प्राइमरी रेनबो, है ना। सेकेंडरी रेनबो जो है सिलेबस से बाहर है, तो फिलहाल हम एक ही रेनबो है तो इसको प्राइमरी और सेकेंडरी ना बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जो हम ये पढ़ रहे हैं ये होता है प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में क्या है कि ऊपर की ओर यदि देखें तो रेड है और नीचे ब्लू है। यदि हम बात करें सेकेंडरी का तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ब्लू बाहर की ओर आएगा और रेड अंदर की ओर आएगा, है ना। और यहां पे हम बोले थे प्राइमरी में सन हमारे बिहाइंड था ना, पर सेकेंडरी में क्या होता है कि सन फ्रंट में रहता है और हम फ्रंट में ही रेनबो को भी देख रहे होते हैं, है ना। तो रिफ्रैक्शन क्या है, सनलाइट एंटर्स ए स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट एंड इज रिफ्लेक्टेड। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हुआ और उसी रिफ्रैक्टेड हुआ और यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ, है ना। उसके बाद क्या है, डिस्पर्सन होने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, है ना। बाकी जो है ये थ्योरी रटने वाले के लिए है, यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इट इज मोर देन एनफ, देन यू हैव टू जस्ट मूव ऑन। ओके, अब आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होता है, जैसे कि हम यदि इस रूम में एक लाइट जला दें तो लाइट जो है स्ट्रेट जो है ना चले जाना चाहिए था, है ना, पर ऐसा नहीं है। लाइट जो है स्ट्रेट जाता ही है, पर वो क्या करता है पूरा रूम को जो है ना लाइट कर देता है। क्यों, कैसे? रूम में यदि हम देखें तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल काफी है या कोई भी सस्पेंशन है, छोटा छोटा पार्टिकल है ना। तो लाइट आया उस पार्टिकल में टकराया, टकराने के बाद जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में बट गया, चला गया। तो वहां से क्या होता है, वो चारों डायरेक्शन में बट गया। जैसे कि हम यहाँ पे माने कि एक लाइट है, ये स्ट्रेट आया, रूम में क्या है कि पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल है, ये लाइट आया इसमें टकराया, टकराने के बाद ये अलग अलग डायरेक्शन में बट गया, है ना। यदि हम इसी को प्रॉपर देखें वेव फॉर्म में तो हम यहां ब्लू लाइट को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसको हम ज्यादा बनाए। अब ये ज्यादा यदि वाइब्रेट कर रहा है तो इनको ज्यादा चांस है कि ये पार्टिकल में टकराएगा, तो ये ज्यादा स्कैटर हो जाएगा, है ना। यदि हम बात करें रेड कलर का तो रेड कलर जो है ये सीधा जाएगा, यदि ये सीधा जा रहा है तो ये कम पार्टिकल से टकराएगा, तो ये कम स्कैटर करेगा, है ना। तो जो भी रेड कलर हो, रेड ऑरेंज येलो, ये सब जो है ना कम स्कैटर करेगा। यदि लाइट कम स्कैटर कर रहा है ये दूर तक दिखाई देगा। ब्लू क्या है, ब्लू जो है ज्यादा स्कैटर कर रहा है, तो ये ज्यादा दूर तक के लिए नहीं है पॉसिबल, है ना। ये क्या है कि ज्यादा टकराया टकराया, इसका एनर्जी जो है ना धीरे धीरे कम हुआ कम हुआ कम हुआ खत्म हो जाएगा। पर रेड क्या है, रेड जो है काफी दूर तक चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो स्कैटरिंग क्या होता है, लाइट आया पार्टिकल में, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल होता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, उसमें से ये टकराया और ये अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। जैसे कि यहाँ से कुछ लाइट आया यहाँ, तो इसमें टकराएगा तो ये कोई अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। कुछ लाइट आया यहाँ, इसमें टकराया, है ना, कुछ लाइट आया यहाँ टकराया, तो अलग अलग डायरेक्शन में जो है ये हो जाएगा। लाइट सीधा आना था पर यहाँ टकराने के बाद क्या हुआ कि अलग अलग डायरेक्शन में लाइट हो गया, तो ये क्या करेगा, फैल जाएगा, है ना। ये क्लियर है? ठीक है, जब स्कैटरिंग हो गया तो अब आते हैं कुछ नेचुरल फेनोमेना का, है ना। तो इसी में है कि कलर ऑफ स्काई जो है वो ब्लू होता है। क्यों? क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ छोटा होता है। वैसे यदि इस चैप्टर में यदि कुछ क्वेश्चन आए और पूछे, कुछ भी क्वेश्चन हो, यदि उसका आंसर यदि है रेड तो हम आंसर लिखेंगे क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी कम होता है। कुछ भी क्वेश्चन हो उसका यदि आंसर यदि ब्लू है
तो हम बोलेंगे क्योंकि रीजन बताएंगे कि ब्लू का वेवलेंथ कम होता है, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि कलर ऑफ स्काई जो है ना ब्लू होता है, आंसर यदि ब्लू हो तो आंसर में क्या बोलेंगे, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है और वेवलेंथ कम होता है। यदि हम बोलें कि सुबह सुबह सन जो है वो रेड दिखता है, या तो सनसेट होने के समय में सन जो है रेड दिखता है, क्यों? क्योंकि सुबह उन्हें लाइट को ट्रैवल करना है ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए रेड जो है ज़्यादा सक्षम होता है दूर ट्रैवल करने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि उनका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए सुबह सुबह सन रेड दिखेगा, है ना। पर ब्लू कहाँ रह गया? ब्लू चूंकि उसका वेवलेंथ कम होता है वो ज़्यादा स्कैटर कर देगा, और स्कैटर होने के बाद वो इसका एनर्जी कम होते होते ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ख़त्म हो जाएगा तो वो दिखेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा ये ब्लू ही क्यों दिखता है? सबसे ज़्यादा जो है वो तो वायलेट होता है ना। तो एक्चुअली वायलेट जो है सन एमिट भी कम करता है, उसका क्वांटिटी भी कम होता है, और दूसरी बात आई के लिए वो सेंसिटिविटी भी उसका कम होता है ना, उसको जो कैचिंग पावर होता है वो भी कम होता है ना। तो आई में यदि हमारे पास दो कलर है, ब्लू है वायलेट है, तो हमें ब्लू जो है ना ज़्यादा दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो जो है ना आई जो है उस कलर को कैच ज़्यादा करता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे है कलर ऑफ द स्काई, ब्लू लाइट हैज ए शॉर्टर वेवलेंथ देन द रेड लाइट एंड इज स्कैटर्ड much more effectively by the tiny air molecules in the atmosphere. This is why the sky appears blue, है ना। स्कैटर करना है तो कोई टाइनी मॉलिक्यूल्स में ही करेगा ना, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यदि रहेगा वहाँ तो लाइट जो है ना ब्लॉक हो जाएगा, वो ओपेक बॉडी की तरह काम करेगा, है ना। अब है रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। कुछ भी क्वेश्चन हो, रीजन यदि रेड है तो हम बोलेंगे इनका वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, बस काम खत्म है, आंसर में है। पर वहाँ पे यदि इसको डिटेल में बोलना है तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि ये है अर्थ, अब यहाँ पे है एटमॉस्फेयर, है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, जो भी हो। सन यदि यहाँ पे है तो सनलाइट जो ट्रेवल करेगा वो कुछ इस तरह से करेगा, तो यदि हम यहाँ पे यदि सन देख रहे हैं, यहाँ से यदि हम सन देख रहे हैं, हम यहाँ पे है ना, यहाँ से यदि हम सन को देख रहे हैं तो हम सन को देखेंगे कहीं इधर, है ना, वो अलग बात है। लाइट जो है ज़्यादा ट्रेवल किया ना यहाँ पे, कंपेरिजन यदि हम सन को यदि ऊपर है वर्टिकली यदि हम ऊपर देखें, ये जो है सुबह सुबह का कंडीशन है, सुबह यदि हम सन को देख रहे हैं तो ये सुबह ज़्यादा बेंड करते हुए सन लाइट आ रहा है ना, ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। ज़्यादा ट्रेवल वही लाइट कर सकता है जिनका कि वेवलेंथ ज़्यादा हो। ब्लू यदि लाइट का बात करें तो ब्लू जो है यहाँ पे स्कैटर करते 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 कहीं यहीं रह जाएगा, यहाँ तक तो पहुँचेगा ही नहीं, इसीलिए सुबह सुबह जो है ना हमें ब्लू नहीं दिखता है ना। अब यदि हम यहाँ पे ओवरहेड का बात करें तो सन जो है ना येलोइश कलर दिखता है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उससे यदि हम कम वेवलेंथ पे आए तो वो जो है ना रेड सब जो है ज़्यादा आता है ना। तो ब्लू जो है ना यहाँ पे भी कम है कि ब्लू के कंपैरिजन में यहाँ पे येलो सब जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसीलिए जो है दोपहर में जो है येलो टाइप दिखेगा हमें सन, है ना। तो ये क्लियर है। तो ब्लू जो है स्कैटर करके अभी हो जाएगा, है ना। इसके बाद है स्काई इज नॉट वायलेट इवन दो वायलेट लाइट हैज इवन शॉर्टर वेवलेंथ। ये जो है ना जस्ट अभी हम बताए क्योंकि हमारा आई का जो कैचिंग पावर है कोई कलर का वायलेट के कंपेरिजन में ब्लू को ज़्यादा है कैच करता है ना। दूसरी बात सन जो है वायलेट लाइट को एमिट भी कम करता है, उसका स्पेक्ट्रम भी कम होता है ना। तो इसीलिए वो वायलेट जो है उतना इफेक्टिव नहीं दिखता है जितना कि ब्लू दिखता है ना। ब्लू जो है हमारे आँख के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, हमारे आँख के लिए रेड हुआ ब्लू हुआ ये जो है ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना। अच्छा, अब हम इसके पहले आए टिंडल इफेक्ट पे, उससे पहले कुछ और भी जो है ना एग्जांपल है, जैसे कि
ट्रैफिक सिग्नल जो होता है उसमें से यदि पूछा जाए कि रेड सिग्नल क्यों यूज होता है, तो रेड सिग्नल इसलिए यूज होता है क्योंकि ट्रैफिक हमें दूर से पता होना चाहिए ना। जैसे कि कुआसा का मौसम है, ठंड का मौसम है, कुआसा है काफ़ी, तो उसमें से क्या है कि ब्लू लाइट जो है स्कैटर करके जो है ना रह जाएगा आधा दूर में, तो ज़्यादा ट्रैवल करेगा नहीं। पर वहीं यदि रेड लाइट है तो वो कुआसा के समय में भी ज़्यादा दूर से वो दिखेगा, है ना। क्यों? तो कारण हमेशा है, कुछ भी क्वेश्चन हो यदि रीजन है कि रेड है तो बोलेंगे उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। हर जगह का यही एक्सप्लेनेशन होगा, है ना। तो आते हैं देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट होता है क्या, दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। अब क्या है कि यदि हम किसी मीडियम में लाइट को पास कर रहे हैं और उसमें से पार्टिकल जो है रिलेटिवली थोड़ा साइज ज़्यादा है, यदि ज़्यादा है तो वो पार्टिकल पे लाइट पड़ेगा और वो लाइट दिखेगा, है ना। तो ये केस होता है सस्पेंशन के केस में। यदि कोई लिक्विड सस्पेंशन में है, जैसे कि मान लेते हैं हम सुबह सुबह जो है टहलने के लिए निकले कहीं बगीचा में या जंगल में, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है। मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि वाटर ड्रॉपलेट का साइज जो है एयर से रिलेटिवली ज़्यादा होता है। यदि ज़्यादा है तो लाइट आके उस वाटर पार्टिकल पे दिखेगा, है ना। तो वो वाटर पार्टिकल हमें दिखेगा। जैसे सन आया तो सन का जो लाइट आया तो यहाँ पे मॉइस्चर जो था वो मॉइस्चर हमें दिख रहा है। पर वहीं यदि हम बात करें इधर का तो इधर भी मॉइस्चर है, पर पत्ता के कारण यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये हमें कम दिखेगा, है ना। पर इसके साइड में यदि थोड़ा थोड़ा सा ये लाइट यदि फैल रहा है तो देन यहाँ पे बोलेंगे दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये जो लाइन दिख रहा है, लाइन बाय लाइन सभी दिख रहा है, तो दिस इज ड्यू टू द टिंडल्स इफेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे लाइट आया और वो जो है सस्पेंशन पे पड़ा। सस्पेंशन जो है रिलेटिवली लार्जर मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स हमें दिख रहा है। और वो मॉलिक्यूल्स जो है चूंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वो मॉलिक्यूल्स हमें स्ट्रेट दिखेगा, है ना। बाकी यहाँ पे जैसे कि कुछ अंधेरा है, ये अंधेरा का कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई लीव्स आ गया होगा, है ना, वहाँ से परछाई आ गया तो उसके कंपेरिजन यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए ये अंधेरा है ना। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है जैसे कि ये लाइट जो है एक लाइन से जा रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर लाइट का कुछ एप्लीकेशन, है ना। यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको जो है फिर से जाना है, इसको देखना है एक दो बार, है ना, फिर जो है किताब से गो थ्रू करना है। उसके बाद जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो भी हो बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, कुछ PYQ बना लिए, उसके बाद जो है ये चैप्टर फाइनली फिनिश हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है ना। और ये जो क्लासेस है विंग्स क्लासेस को, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।